आज हम मैन सेक्सुअल हेल्थ के बारे में डिस्कस करेंगे। इरेक्टाइल डिसफंक्शंस क्या होता है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशंस क्या होता है, लो लिबिडो क्या होता है और साइजिंग का क्या इश्यूज है। तो इससे जुड़े हुए जो भी मिथ हैं उन सब मिथ के बारे में हम आज इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। वन ऑफ द इंडिया टॉप सेक्सुअलॉजिस्ट एंड इंटीमेट एक्सपर्ट डॉक्टर नीरज गचोड़े जी हैं। क्या लगता है कि भारत में सेक्स एजुकेशन को लेके बहुत है नहीं और बहुत कमी है। हेलो दोस्तों, आज हम मैन सेक्सुअल हेल्थ के बारे में डिस्कस करेंगे जो आदमी भी डिस्कस नहीं करना चाहता है। और इस पॉडकास्ट में आज हम डिस्कस करेंगे इरेक्टाइल डिसफंक्शंस क्या होता है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशंस क्या होता है, लो लिबिडो क्या होता है और साइजिंग का क्या इश्यूज है। तो इससे जुड़े हुए जो भी मिथ हैं उन सब मिथ के बारे में हम आज इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। और हमारे साथ इस टॉपिक पे बात करने के लिए वन ऑफ द इंडिया टॉप सेक्सुअलॉजिस्ट एंड इंटीमेट एक्सपर्ट डॉक्टर नीरज गचोड़े जी हैं। हम उनसे बात करेंगे। वेलकम टू दी शो डॉक्टर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। कैसे हो सर आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप सेक्सुअल हेल्थ में क्यों आए और ये प्रैक्टिस आपने क्यों चुना इंडिया में? देखिए, इंडिया या एशियन कंट्रीज ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे आज भी सेक्स के बारे में या इंटीमेसी के बारे में बात करना एक बहुत बड़ा टैबू माना है। Okay. चाहे वो फेमिनाइन रहे चाहे वो मेन रहे। और इसी चीज के कारण अगर समझ लीजिए कि फॉर एग्जांपल आप इरेक्टाइल डिसफंक्शन से सफर कर रहे हो, तो आप आपके दोस्त को जाके नहीं बताओगे कि भैया मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ, बिल्कुल, है ना। तो आप बहुत बार ढूंढते हो कि कोई ऐसा डॉक्टर स्पेशलिस्ट है जो ये कर सके, ट्रीटमेंट करा सके या आपको इस चीज से बाहर निकाल सके। तो इसी चक्कर में कि इस चीज का इतना बड़ा कम्युनिटी में टैबू है, लोग डायरेक्टली डॉक्टर तक नहीं पहुंच पाते। बहुत सारे आपने देखे भी होंगे, तम्बू बड़े होते हैं, जड़ी बूटियां, चूरन, कोई पत्ती, झाड़ पत्ती वो बेच रहे होते हैं। तो इस चीज का अवेयरनेस क्रिएट हो कम्युनिटी में और पेशेंट अननेसेसरीली ऐसी कुछ चीजों के पीछे ना जाए जो रिजल्ट ओरिएंटेड ना हो, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस फील्ड में काम करूंगा, इस फील्ड में अवेयरनेस क्रिएट करूंगा, इस फील्ड में एक एजुकेशन क्रिएट करूंगा जहां से पेशेंट को बेनिफिट भी हो और वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को भी इसका नॉलेज शेयर कर सके। गॉट इट। तो सर, आपको क्या लगता है कि भारत में सेक्स एजुकेशन को लेके बहुत है नहीं और बहुत कमी है, लोगों को पता भी नहीं रहता कि कैसे ट्रीट करना है या कहाँ जाना है। तो इसमें क्या लगता है कि सेक्स एजुकेशन होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। पहले ये दिक्कत थी, अभी अवेयरनेस बढ़ गया। आपको पता है द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स डिजिटलाइजेशन, राइट, है ना। आज कोई जेब में पैसा लेके नहीं घूमता है, सबके पास फोन पे, गूगल पे, यूपीआई समान पोर्टल्स है पेमेंट के लिए। तो जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है, जिस तरीके से रेडीली डेटा अवेलेबल है गूगल पे, यूट्यूब पे, अभी एआई भी आ गया है, तो इसकी वजह से लोगों को ये चीजों के बारे में नॉलेज मिलना शुरू हो गया है। और ऐसा नहीं, गवर्नमेंट ने भी इस पे बहुत सारे एफर्ट्स लगाए हैं जहाँ पे उन्होंने एजुकेशनल करिकुलम में ही सेक्स एजुकेशन के टॉपिक्स इंक्लूड किए हैं, जो शायद हम हमारे वक्त जब पढ़ते थे तो वो नहीं था टेक्स्ट बुक में। लेकिन अभी बहुत सारे टेक्स्ट बुक में, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, ऐसे डिफरेंट माइलस्टोन्स पे जो एजुकेशनल करिकुलम होते हैं वहाँ पे सेक्स एजुकेशन के टॉपिक्स इंक्लूड किए गए हैं, प्रमोट किए गए, उसमें डेफिनेटली किए गए। तो इन सब जैसे कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं मेन सेक्सुअल हेल्थ को लेके? क्या जनरली प्रॉब्लम्स आप देखते हो अपने पेशेंटों में, ओपीडी में? किस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं? बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। देखिए, सबसे पहले तो प्रॉब्लम है कि परफॉर्मेंस एंजाइटी, कि मैं परफॉर्म कर पाऊंगा कि। तो थोड़ा इसको डिटेल में समझाइए, परफॉर्मेंस एंजाइटी होती क्या है? एक्चुअली होता ये है कि देखिए, पॉर्निज्म इज वेरी कॉमन नाउ, बहुत कॉमन है ना। इजीली गूगल पे आप जाओ, आपको पॉर्न वेबसाइट्स मिल जाती है। और यंग यूथ, जेनजीज हम बोल सकते हैं अभी, तो दे आर टिपिकली वाचिंग दिस पॉर्न्स। और उनको उस एज में नहीं पता होता है कि ये भी एक किस्म का मूवी। अच्छा, जैसे सिनेमा होता है, सिनेमा वन टेक में शूट नहीं होता है,
है ना, कई साल लगते हैं उस पूरा सिनेमा बनाने के लिए, पूरा मूवी बनाने के लिए। तो वैसे ही पॉर्न वीडियोस जो होते हैं वो भी सिंगल टेक में नहीं होते हैं, उनके भी मल्टीपल टेक्स होते हैं। लेकिन बीइंग ऑन लैकर साइड ऑफ एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन, बहुत सारे यूथ को ये लगता है कि वो पूरा एक मूवी है जो एक ही टेक में जा रहा है, जो आधा आधा घंटा चलता है। तो जो मेल जो परफॉर्म करते रहता है वो आधा आधा घंटा परफॉर्म करता रहता है, उसका इजेकुलेट नहीं होता है, इरेक्शन जाता नहीं है। तो वही एक मिथ को वो कंसीडर करके उस तरीके का परफॉर्म करने के वो सोचते हैं, और जब ये नहीं हो पाता है, क्योंकि इंडियन सिनेरियोज में, इंडियन मेल में एवरेज इजैकुलेटरी टाइम जो साइंटिफिकली बोला है वो 1 to 3 मिनट है, और ये एंजाइटी के कारण, और ये एंजाइटी बढ़ती जाती है और उनका परफॉर्मेंस ड्रॉप होते जाता है। तो वो ऐसा कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना चाहिए, नेचुरली जो उनको करते हैं नेचुरली वो ऐसा करना चाहिए। हाँ, क्योंकि देखिए इंटीमेसी है ना, इंटीमेसी इज नॉट ऑल द वे अबाउट पेनिट्रेटिव इंटरकोर्स, है ना, कि आप अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट होना है, यानी पेनिट्रेशन हो गया और फिनिश नहीं। इंटीमेसी इज बेसिकली अ प्लेजर, है ना, वो प्लेजर में सारी चीजें आती हैं। तो प्लेजर में आपके दो पार्टनर में का कम्युनिकेशन आ गया, आजू बाजू में जो एनवायरनमेंट है वो आ गया, फोर प्ले आ गया, उसके बाद कहीं जाके पेनिट्रेशन की बारी आती है। लेकिन आप अगर इंटीमेसी को यही समझ रहे हो कि पेनिट्रेशन है और पेनिट्रेशन में मैं 3 मिनट में खत्म हो गया हूँ या मेरा 30 सेकंड भी इरेक्शन रहा नहीं, तो इसको आप इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या प्रीमैच्योर इजैकुलेशन लेबल नहीं कर सकते। ओके, यस, सो इरेक्टाइल डिस्फंक्शंस क्या है और ये क्यों होता है आदमियों में? देखिए उसको ये साइन पता कैसे चलती है कि यार मुझे ये प्रॉब्लम्स है, और उसको पता भी नहीं चलता क्या हम गुजर रहे हैं, तो इस क्या पीढ़ी क्या होती है? देखिए बहुत बार तो जो पेशेंट्स क्लिनिक में आते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के, वो सेल्फ डायग्नोस्ड होते हैं। ओके, ठीक है, यानी उनको पता चल जाता है कि भैया वो जो पहले परफॉर्म कर रहे थे वो आज परफॉर्मेंस उनका हो नहीं रहा है। तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की मल्टीपल डेफिनेशन मल्टीपल टेक्स्ट बुक में अलग अलग दी गई है, लेकिन अगर सादी और सीधी भाषा में समझना जाए तो अगर आप आपके सेटिस्फैक्शन की लेवल तक परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, या आप और या फिर आपका अपोजिट पार्टनर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, उतने समय तक आपका पेनाइल ऑर्गन में वो इरेक्शंस नहीं रह रहे हैं, और ऐसा कंटिन्यूअसली पिछले 3 महीने से अगर हो रहा है, तो उसको जाके आप इरेक्टाइल डिस्फंक्शन लेबल कर सकते हैं। गॉट इट? अगर समझ लीजिए कि आप 1 मिनट में ही सेटिस्फाई हो गए, आपका इरेक्शन भी सही रहा, आपका अपोजिट पार्टनर भी प्लेजर वाइज सेटिस्फाइड है, you can't label it as erectile dysfunction. So erectile dysfunction और ED has never been calculated in time. है ना, उसका मेजरमेंट नहीं है कि यहाँ 15 मिनट परफॉर्म कर रहा है तो सही है, 30 सेकंड में परफॉर्मेंस हो गया तो गलत है। इस तरीके से आप उसको मेजर नहीं कर सकते, टाइमिंग का नहीं है। इसको आप आपकी सेटिस्फैक्शन की लेवल के साथ आपने इसको जज करना चाहिए। तो ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शंस को टेक्निकली हम कितने टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, या कितने टाइप्स का ये होता है? साइंटिफिकली बात किया जाए तो 3 टाइप्स है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की। फर्स्ट वन इज प्राइमरी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, सेकंड वन इज सेकेंडरी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, और थर्ड वन इज मिक्स्ड इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। अब प्राइमरी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन आर बेसिकली रिलेटेड विद द ऑर्गेनिक कॉजेस, सेकेंडरी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो है वो साइकोजेनिक कॉजेस होते हैं, और कभी कभी मिक्स्ड इरेक्टाइल डिस्फंक्शन आते हैं जिनमें ऑर्गेनिक कॉजेस के साथ साइकोजेनिक कॉजेस भी होते हैं। तो हमारे दर्शकों को थोड़ा ये डिटेल में बताइए कि जैसे आपने बताया कि ये 3 टाइप्स के होते हैं, तो बेसिकली इसको थोड़ा सा और डिटेल में इलैबोरेट करिए कि ये कैसे होते हैं और क्यों होते हैं। देखिए प्राइमरी कॉजेस या ऑर्गेनिक कॉजेस वो है, इसमें बहुत सारे टाइप होते हैं ऑर्गेनिक्स में, यानी न्यूरोजेनिक है, यानी ब्रेन से रिलेटेड कोई चीज है, यानी अगर आपको प्रीवियसली पैरालिसिस का अटैक वगैरह आके गया हो तो ये हो सकता है, ब्रेन ट्यूमर्स हो उसके वजह से ये हो सकता है। फिर आता है एनाटॉमिकल एनामोलीज, अगर पेनाइल ऑर्गन में कोई डिफिकल्टीज है, यानी प्रायापिज्म है, पेनाइल कर्वेचर बेंड है, कंजेनाइटल कोई एनामोलीज है, तब भी आप इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को सफर कर सकते हो। ट्रॉमा होता है, जैसे पेनाइल फ्रैक्चर हो गया, या रीढ़ की नीचे वाली रीढ़ की हड्डियों को कभी मार लगा है, चोट लगा है, फ्रैक्चर हुआ है, डिस्क का प्रॉब्लम हुआ है, तो भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने के चांसेस रहते हैं। बहुत बार
जो हम मेडिसिन खाते हैं, जैसे कोई हाइपरटेंसिव पेशेंट है, बीपी की दवाई ले रहे हैं, तो बीपी की दवाओं में कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है जिनके लॉन्ग टर्म यूज से आप इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को सफर करते हैं। डायबिटीज में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन इज वेरी कॉमन। लेकिन रिसेंट सिनेरियोज में जो देखा जा रहा है सबसे इम्पोर्टेंट, जिसकी वजह से यंगस्टर्स भी और एल्डरली पीपल भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से सफर कर रहे हैं, दैट इज लाइफस्टाइल। sedentary lifestyle is the biggest reason of dropping performance. Are you getting me? और दूसरा जो होता है that is secondary erectile dysfunction, which basically because of psychogenic causes, जो जैसे हमने बात की, परफॉर्मेंस एंजाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, उसके बाद वर्कलोड हो गया, स्ट्रेस हो गया, है ना, तो या प्रीवियस कोई इवेंट्स है, प्रीवियस इवेंट्स है, जैसे किसी का डिवोर्स हो गया है या फिर somebody has been landed up with the difficult situation in relationship, तो ये सारी चीजें भी साइकोलॉजिकली अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। और बहुत बार मिक्स पीडी भी होता है, ऑर्गेनिक कॉजेज भी होते हैं, साथ में साइकोलॉजिकली भी पेशेंट काफी डिस्टर्ब होते हैं, तो बहुत बार मिक्स टाइप ऑफ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी पेशेंट काफी देखते हैं। तो ऐसा देखा जाता है काफी, हम सब सर्कल में भी या तो बहुत सारे दोस्त या बात करते हैं कि स्ट्रेस एक बड़ा कॉज है। डू यू थिंक? बहुत बड़ा कॉज है स्ट्रेस, वर्किंग स्ट्रेस, फैमिली पार्टनर की तरफ से, व्हाटएवर जिस किस्म का भी स्ट्रेस है वो आपकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता ही है। अभी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स में देखता हूँ, अगर उनमें एक कॉमन हिस्ट्री देखता हूँ, तो कॉमन हिस्ट्री में ये पता चलता है कि उनका सिडेंटरी जॉब, सिटिंग जॉब, मेनली आईटी पीपल्स, है ना, जो आईटी इंडस्ट्री में काम करते हैं, मेनली सिटिंग जॉब, इरेगुलर शिफ्ट्स, ओवरनाइट शिफ्ट्स, है ना, तो ये सारी चीजें भी अफेक्ट करती है आपके इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को। उसके पीछे बहुत सारे अलग रीजंस हैं क्यों अफेक्ट करती है, हम डिस्कस करेंगे सामने, लेकिन मेनली सिडेंटरी जॉब, stress factor, night shift duties are basically affecting the performance in the male patient. Got it. तो सर जैसे स्ट्रेस वगैरह तो एक आम आदमी अगर काम कर रहा है या तो अपने डेली लाइफ में, तो थोड़ा मोड़ा तो उसको स्ट्रेस रहता ही है। For sure. तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में चला गया है, ये तो कॉमन चीजें हैं, तो इसमें आदमी कैसे अपने आप को प्रिवेंट करके रखे कि इतना स्ट्रेस नहीं लेना? नॉर्मल स्ट्रेस तो सबको रहता है। देखिए, स्ट्रेस ऐसा जरूरी नहीं है कि स्ट्रेस ही एक अकेला रीजन है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर तंबाकू खाने से कैंसर होता है, हर तंबाकू खाने वाले को कैंसर हो रहा है? नहीं। जो तंबाकू नहीं खा रहा उसको ही कैंसर नहीं हो रहा, या उसको भी कुछ है जिनको कैंसर हो रहा है, तो ये पॉजिटिव फैक्टर्स है ना। ऐसा नहीं है कि बस ये जिसकी जिंदगी में स्ट्रेस है उसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होना ही है। ये पॉजिटिव फैक्ट, जो भी पॉजिटिव फैक्टर्स है, अमॉन्ग्स्ट दैट इट इज वन ऑफ द फैक्टर कि जिसकी वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या प्रीमैच्योर इजैकुलेशन या परफॉर्मेंस ड्रॉपिंग हो सकता है। तो इसके लिए भी इंडिया में हम कहाँ पे जाएं, या इसके क्या क्या साइंटिफिक ट्रीटमेंट्स हैं? क्योंकि आप भी जानते हो कि बहुत सारे इंडिया में ऐसे हैं जो बंगाली बाबा या इस तरीके के लोगों के यहाँ ये ट्रीटमेंट्स लेने के लिए, क्योंकि उनकी भी गलती नहीं होती है, उनको नहीं मालूम रहता कहाँ जाना है, तो इसका क्या साइंटिफिक ट्रीटमेंट्स है और कहाँ जाना चाहिए, किस तरीके के ट्रीटमेंट, किस डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए, कौन सी स्पेशलिटी है जो इसको ट्रीट करती है? क्योंकि अमूमन बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि ये प्रीमेच्योर इजैकुलेशंस किस डॉक्टर ट्रीट करता है, किस क्लिनिक में जाना है, तो क्या क्या ट्रीटमेंट्स हमारे पास अभी ये अवेयरनेस तो अभी आ गया है, लेकिन कभी आप अगर गाँव जाओ, कोई गांव साइड जाओ, कोई तो पुराना घर होता है, वहां पे लिखा रहता है सम्राट दवाखाना, अर्जुन दवाखाना, गुप्त रोग रोगी आके मिले, है ना। तो ये बहुत क्लटर्ड मार्केट, क्योंकि इंटीमेसी, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, ये ऐसी बीमारियां हैं जो इमोशनली कनेक्ट करती है, और पेशेंट इस चीज की वजह से रिश्ते खराब हो जाते हैं, डिवोर्स तक की बात आती है ना। तो कोई भी पर्सन या कोई भी पेशेंट जो इनसे सफर कर रहा है, वो हर दिशाओं में देखता है कि भैया मुझे इससे राहत देने वाला कोई तो मिल जाए, फिर वो सब ट्राई करता है, फिर वो
मॉडर्न मेडिसिन भी खाएगा, आयुर्वेद डॉक्टर से भी मिलेगा, होम्योपैथी वाली गोलियां भी खाएगा, कभी किसी से आराम नहीं मिला तो जड़ी बूटी वाले बाबा के पास जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट दर्शकों ने ये समझना जरूरी है कि आप उस डॉक्टर को चूज करें जो इस चीज में स्पेशलाइज्ड है, जिनके पास काफी ज्यादा सालों का या काफी पेशेंट्स का एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो डॉक्टर आपको हेल्प करेंगे ये समझने में कि आपको जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या प्रीमैच्योर इजैकुलेशन या जो भी सेक्सोलॉजिकल डिसऑर्डर है उसके पीछे मूलभूत कारण क्या है। बात समझ रहे? इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ट्रीट करना यानी ये जड़ी बूटी खाना या वायग्रा की गोली खाना ये परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। आपको सबसे पहले उसका कारण समझना होगा और उस कारण को ठीक करना होगा जिससे आपको 100% रिजल्ट हो। ओके, सो जैसा सर आपने कहा कि वाइग्रा से नहीं ठीक होगा, तो वाइग्रा तो आजकल ओवर द काउंटर भी मिलते हैं। अगर किसी दोस्त को हुआ या किसी को हुआ तो अगर वो अपने दोस्तों से शेयर करता है तो कहता है यार वो नीली गोली ले लो। तो ये नीली गोली काम करती है कि क्या ये काम कर रही है? क्योंकि इसका प्रिस्क्रिप्शन से कोई उतना लोग लेते भी नहीं, और आजकल इंडिया में तो लोग वैसे भी लेके खा लेते हैं। तो ये तो गलत है, ये तो होना नहीं चाहिए। पीडी5 वाइग्रा जिसमें सिल्डेनाफिल नाम का कंटेंट होता है, ठीक है, ये पीडी5 इनहिबिटर्स है। ये ऐसे ड्रग्स है जिनके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है, ये ओवर द काउंटर मिलनी ही नहीं चाहिए। विदाउट प्रिस्क्रिप्शन फार्मासिस्ट ने या किसी ने इसको देना ही नहीं चाहिए, पहली बात। अब पीडी5 इनहिबिटर्स नो डाउट आप ये बेसिकली मार्केट में लॉन्च हुए थे नॉट फॉर ट्रीटिंग परफॉर्मेंस ऑफ द पेशेंट, ये थे ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मैनेजिंग पल्मोनरी हाइपरटेंशन, फेफड़ों से रिलेटेड जो बीपी वाला तकलीफ होता है उसके लिए ये आए थे। लेकिन जब ये टैबलेट पेशेंट पल्मोनरी हाइपरटेंशन के लिए डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से लेने शुरू किए तब समझ में आया कि इसका एक कॉम्प्लिकेशन है, ये इरेक्शन आप क्रिएट कर रहे हैं, मतलब उसका वो साइड इफेक्ट होगा। हाँ, तो अभी पूरी दुनिया में हर कोई पीडी5 इनहिबिटर्स को यूज कर रहा है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या परफॉर्मेंस को मैनेज करने के लिए। और आपने जैसे बोला ओवर द काउंटर, बहुत बार डॉक्टरों के पास ये पेशेंट तभी आते हैं जब ये ओवर द काउंटर पीडी5 इनहिबिटर जैसे वाइग्रा वगैरह खा चुके हैं, आयुर्वेदिक दवाइयां खा चुके हैं, होम्योपैथी दवाइयां खा चुके हैं, तब भी इनको राहत नहीं मिल रही, तब जाके ये पेशेंट डॉक्टरों के पास आते हैं। इसलिए मैंने आपको सबसे पहले बार बोला था कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन वाले पेशेंट सेल्फ डायग्नोज्ड होते हैं। वो सब कुछ ट्राई करा के फिर डॉक्टर को मिलने आते हैं, क्योंकि किसी भी चीज का असर नहीं होता। और पीडी5 इनहिबिटर सिल्डेनाफिल, टैडालाफिल, वर्डेनाफिल, एनाफिल, ये ऐसे ड्रग्स हैं जिनको विदाउट डॉक्टर्स कंसल्टेशन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इनके बहुत सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट्स है आपकी ब्रेन पे, आपके हार्ट पे, आपकी बीपी पे, आपकी किडनीज पे, कि अगर उसका ड्रग आपकी डिसीज के हिसाब से नहीं गया तो सडन हार्ट अटैक के भी चांसेस, सडन डेथ के भी चांसेस बनते हैं। तो अगर जैसे कोई पीडी5 इसमें नहीं लेना चाहता है तो आपके पास या कोई आपके पास ऐसी दवाएं हैं जो न्यूट्रास्यूटिकल हो, उसका बहुत कम साइड इफेक्ट हो और इसना उसका इफेक्ट ना हो बॉडी पे, तो कुछ ऐसी मार्केट में दवाएं हैं? बिल्कुल है। ध्यान में रखिए कि मैंने जैसे बोला कि हर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या हर प्रीमैच्योर इजैकुलेशन या हर सेक्सोलॉजी प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने के लिए उसका अंडरलाइंग कॉज ढूंढना चाहिए, कारण क्या है वो पता करना चाहिए, उस कारण को ट्रीट करना चाहिए। न्यूट्रास्यूटिकल्स की जब बात आती है, ठीक है, ये तो न्यूट्रास्यूटिकल्स, ये तो खाने पीने की चीजों से या पेड़ पौधों से बनाए हुए एक्सट्रैक्ट्स है जिनको एक फॉर्मुलेशन में डाला गया है और उसको स्टैंडर्डाइज किया है। तो इन टैबलेट के खाने से नुकसान नहीं है। जैसे पीडी5 इनहिबिटर्स, पीडी5 इनहिबिटर्स का ओवरडोज हो जाता है या लॉन्ग टर्म आप लेते हो तो साइड इफेक्ट्स है, न्यूट्रास्यूटिकल्स के ऐसा कोई साइड इफेक्ट्स नहीं। तो आप इसको डेफिनेटली यूज करा सकते हैं अगर पेशेंट न्यूट्रिशनली उतना फुलफिल्ड नहीं है, जो इंडिया में वेरी कॉमन। इंडिया इज अ कंट्री व्हिच इज लैक विद द प्रोटीन, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज काफी ज्यादा है, प्रोटीन डेफिशिएंसीज का नहीं है, विटामिन B12 डेफिशिएंसीज है, कैल्शियम, विटामिन D3 डेफिशिएंसीज है। तो न्यूट्रास्यूटिकल्स आप रेगुलर बेसिस पे अगर लेते हो तो ये बेनिफिशियल ही रहेगा। और मेरे प्रैक्टिस में मैं पिछले कुछ सालों से
तो आप ही के प्रोडक्ट्स यूज कर रहा हूँ, एएमटी फार्मा का यूलिडा वगैरह, ये काफी अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं पेशेंट्स। तो इसको आप एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट करके डेफिनेटली यूज कर सकते हो। एट द सेम टाइम आपको जो ऑर्गेनिक कॉजेस है या जो कॉजेस है, चाहे वो ऑर्गेनिक रहे या इनऑर्गेनिक रहे, उसको भी साथ में मैनेज करना है। तो जाके आपके रिजल्ट फ्रूटफुल रहते हैं। तो सर आपके ओपीडी में जैसे आप रेगुलर अभी देखते हो, तो कुछ पेशेंट्स आपके ऐसे स्टडी रही होगी कि जिनको आपने PD5 भी चलाया, न्यूट्रास्यूटिकल्स भी चलाया, तो व्हाट इज द डिफरेंट यू हैव सीन व्हेन यू प्रिस्क्राइबिंग द PD5 एज वेल एज न्यूट्रास्यूटिकल्स? आप देखिए PD5 इनहिबिटर्स को एक डिसाइडेड टाइम इंटरवल के लिए दे सकते हो। यू कांट प्रिस्क्राइब और यू कांट गिव इट फॉर द लॉन्गर टाइम। उसको हमेशा नहीं खा सकते, वन टाइम टू टाइम। हाँ, ये एक यानी उसके कैलकुलेशंस होते हैं अकॉर्डिंग टू द डिसीज ग्रेड्स, अकॉर्डिंग टू द पेशेंट बॉडी फिजिक्स, वेट एंड ऑल, उसका लाइफस्टाइल के हिसाब से उसके डोजेस बनते हैं। बट उसको आप बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं दे सकते, है ना, ये लॉन्ग टर्म नहीं दे सकते। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये दर्शकों ने जानना काफी जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी ये समझते हैं कि वाइग्रा गोली खाने के वजह से इरेक्शन आते हैं, ये गलत। PD5 इनहिबिटर्स, वाइग्रा समान दवाइयां कभी भी इरेक्शन को इनिशिएट नहीं करती है। इरेक्शन आपको खुद को ही लाने होते हैं, ये सिर्फ इरेक्शन को सस्टेन कराती है थोड़े देर के, थोड़े वक्त के। तो एक टाइम तो ऐसे ही भी आता है, मैंने काफी पेशेंट देखे हैं कि वो पिछले कुछ सालों से ये खा रहे हैं, लेकिन अभी 25 मिलीग्राम की जगह 50 कर दिया, 50 की जगह 75 कर दिया, 75 की जगह 100 मिलीग्राम भी कर दिया, तब भी इरेक्शन नहीं आया। ओके, है ना। तो मैं फिर से वही बोल रहा हूँ कि कोई भी एक चीज आपके डिसीज को ट्रीट नहीं कर सकती, या सारे पेशेंटों को, सारे डिसीजेस को, सारे कॉजेस को ट्रीट नहीं कर सकती। आपको अकॉर्डिंग टू कॉज चलना होगा। राइट।